एवरीवन, पीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के साथ हैं। इनका नाम है जमालुद्दीन, जिनको यूपी पीसीएस 2022 में AIR रैंक 17 मिला है। आप इनसे ना ही सिर्फ पढ़ाई के बारे में जानेंगे आज, बल्कि पर्सनल लाइफ में इस टफ एग्जाम को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में भी हम जमालुद्दीन सर से जानेंगे। हेलो सर। तो सर, आप पहले अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, और इस एग्ज़ाम को जो आपने निकाला है रैंक 17 विच इज़ अ वंडरफुल रैंक, तो क्या इंस्पायर किया आपको इस एग्ज़ाम को देने में? मेरा नाम जमालुद्दीन है और मैं यूपी के महाराजगंज ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक मेरी प्रारंभिक शिक्षा की बात है तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर से मैंने स्कूलिंग की है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में क्रोडीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BSc ऑनर्स किया है। उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो मतलब किस टाइम में आपको अपने एजुकेशन में समझ में आया, 10th के बाद या 12th के बाद, कि मुझे इस कमीशन को देना है और इस एग्ज़ाम को निकालना है? मैम, जैसा कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा था, तो वहाँ पे साल में जब भी कोई एनुअल फंक्शंस होते थे तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे वो चेयरमैन वहाँ के होते हैं, तो वो आते थे और काफ़ी मोटिवेट करते थे कि आप लोग ज़िले के चयनित बच्चे हैं, मतलब 15,000 16,000 में से आप लोग 80 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो आपके पास पोटेंशियल है और आपको सरकार आपके ऊपर जो टैक्स पेयर की मनी है आपके ऊपर खर्च कर रही है, तो आपके ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन भी बनता है कि आपके पास पोटेंशियल है तो आप तैयारी करें और इस सर्विस में आएँ ताकि आप सेवा कर सकें समाज का। बिल्कुल सर। तो सर, जैसे आप करोड़ीमल कॉलेज से हैं, विच इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, और आप दिल्ली में रह के तैयारी की है, तो क्या अंतर आ जाता है कि दिल्ली में रह के तैयारी करना या अपने ही गांव में, अपने ज़िले में रह के तैयारी करने में? मैम, जैसे कि दिल्ली में तैयारी का एक जो माहौल है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे आपको चाहे मुखर्जी नगर हो या करोल बाग, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे लोग पढ़ रहे होते हैं, कितने आवर्स पढ़ रहे होते हैं, एक-एक मिनट जो है वो अपना यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपने ही कॉम्पिटिटर के साथ रह रहे होते हैं, चाहे वो आपका रूममेट हो या आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हों, तो लगता है कि हमें भी पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते-पढ़ते थोड़ा-सा बोर हो जाते हैं, फिर लगता है कि आज इतना ही करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि सामने वाला पढ़ रहा हो तो लगता है नहीं, अभी हमें करना है, अभी दे सकते हैं। तो उससे मोटिवेशन का एक माहौल मिलता है। सर, ये एग्ज़ाम काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है। पहले आप प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये आपने कैसे मेंटेन किया? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, हम लोग यूथ हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी आते ही हैं, तो इसको कैसे आपने मेंटेन किया? सबसे पहले कि एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको पूरी डेडिकेशन देनी होती है। आप मतलब 6 घंटे 8 घंटे जितना भी आपको सूट कर रहा होता है, आपको प्रिपेयर करना होता है। तो उसमें आप एक शेड्यूल जब प्रिपेयर करते हैं तो शेड्यूल में आपको एक दिन में क्या-क्या पढ़ना होता है, और अगर वो नहीं हो पाता है तो मतलब रात को सोते समय जब हम देखते हैं कि हमने क्या मिस किया है, तो लगता है कि अगर हम आज के शेड्यूल में अगर नहीं कर पा रहे हो तो धीरे-धीरे लैग करता रहेगा। तो वो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो वो मोटिवेट करता है कि नहीं, हमने जो शेड्यूल किया अगर हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट में ऐसा होगा कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि थोड़ा-थोड़ा करके रख दिया है, छूटा पड़ा है। तो वो जो बैक ऑफ द माइंड है, और साथ में अगर आपके जो कलीग्स हैं उनका शेड्यूल सही चल रहा हो, तो जब उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो लगता है कि हाँ, अभी कितना और करना है। तो एक तो आपका सेल्फ असेसमेंट प्लस आपका पीयर जो ग्रुप है, दोनों को जब आप करते हैं, और प्लस आपने जो डिसाइड कर रखा है कि हमें ये करना है, तो जो जुनून है वो आपको मोटिवेट करती है। बिल्कुल। तो यानी सेल्फ इवैल्यूएशन, बार-बार अपने आप को चेक करते रहें, क्रॉस चेक करते रहें कि कितना अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। यूपी पीसीएस जैसे मार्केट में है कि बहुत टफ एग्जामिनेशन है ना? यूपीएससी के बाद सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो ये जुनून की बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि हाँ, निकालना ही है, और आपने AIR रैंक 17 लेके आए हैं आप, तो इसका कॉन्फिडेंस, मतलब कैसे आपने सोचा कि मैं इतना टफ एग्जाम निकाल लूँगा, क्यों नहीं मैं कोई ईजी एग्जाम निकाल लेता हूँ? देखिए, कहते हैं कि सबको ख्वाब बड़ा देखना चाहिए। तो अगर आपने कोई ख्वाब बड़ी देखी है तो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना ही होता है। और जब आप क्या कहते हैं प्रिपरेशन में आते हैं, तो आप जब सिलेबस कर रहे होते हैं तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता है जो रॉकेट साइंस हो, क्योंकि वो जो पढ़ना होता है जनरल अवेयरनेस, वो आपके आसपास चीज़ें हो रही होती है। बस ये है कि आप उसको गौर नहीं किए होते हैं या आपने सिस्टमेटिक ढंग से सोचा नहीं होता है। जैसे कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मैं
जैसे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करने की वजह से मुझे जो भी चीज़ें थी वो एक कॉमन सेंस के बेसिस पे मुझे पता था। लेकिन जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें तो आसपास ही हैं। लेकिन फिर एक सिस्टमेटिक स्टडी हुआ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब कोई रॉकेट साइंस हमें पढ़ने को मिला। वही फिनोमिना है जो हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं आसपास, अपने परिवार में या अपने समाज में। तो कुछ ऐसा मतलब नया नहीं है, हमें आसपास जो चीज़ें वही पढ़नी होती है। और जब हम आप उसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लेते हैं तो और आसान हो जाता है और चीज़ें याद भी रहती है लंबे समय तक। यानी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच देना, यस है ना। मैम। तो सोशियोलॉजी आपका रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब तो ऑप्शनल हट गया है। तो ये जो चेंजिंग पैटर्न है यूपीपीसीएस को लेकर, आपको क्या लगता है स्टूडेंट को अब अपना शिफ्ट कैसे चेंज करना चाहिए स्ट्रैटेजी का? ऑप्शनल हट जाने के बाद जो कंपटीशन है वो टोटली जीएस पे है। तो जीएस में आपको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। जो भी सिलेबस है उस पर आपके राइटअप्स तैयार हों और साथ ही साथ आप न्यूज़ जो है उसे अपडेट करते रहें, क्योंकि एक आंसर जो है वो सिर्फ उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, उसके साथ साथ जो लाइव एग्जांपल्स हैं जो रिसेंट में चल रहा होता है, तो दोनों को जब मैच करके आंसर लिखे जाते हैं तो वो जो इवेलुएट कर रहा होता है तो उसको लगता है कि हाँ मतलब जो भी एक्सपीरियंट लिखा है वो अपडेट है, क्या चल रहा है। और सिविल सर्विस टोटली अवेयरनेस का ही गेम है कि आप कितना अवेयर हैं अपने बारे में या समाज में या देश में। यानी एप्लीकेबल नॉलेज, है ना। Yes. कि नॉलेज होने के बाद भी आप उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। Yes. अब सर आप जैसे प्रीलिम्स में एक एक स्टेप समझना चाहूँगी कि प्रीलिम्स है 150 क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कैसे बनाएं इसका नोट्स? कैसे मान लीजिए आज मुझे तैयारी शुरू करनी है अगले एग्जामिनेशन के लिए, तो कैसे प्रीलिम्स को हम टैकल कर सकते हैं? जहाँ तक प्रीलिम्स का सवाल है तो प्रीलिम्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि हिस्ट्री के वेटेज में 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो अगर देखा जाए तो वेटेज काफ़ी ठीक है। उसके बाद साइंस का वेटेज भी ठीक है, साइंस में भी 30 क्वेश्चन के राउंड आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स। तो ये जो 3 एरियाज हैं ये काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं इनका। तो सबसे पहले हमें इनको फोकस करना चाहिए। उसके बाद फिर टाइम आपके पास आपने जो भी स्ट्रेटजी बना रखी है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फिर आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी जो हो गया, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इस पे फोकस करना चाहिए। और कभी कभी बच्चे एकदम रिजिड हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा क्वेश्चंस, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन जब बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता है, त्रिवादा या जेन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत अंदर तक जाना पड़ता है उस सब्जेक्ट को लेके। तो उसमें क्या होना चाहिए कि हम उसको पढ़ें या छोड़ दें, या जितना नॉलेज एनसीईआरटी में बस उतना काफ़ी है? एक्चुअली जो आपकी तैयारी है वो मेंस की तैयारी ही है। प्रीलिम्स तो बस एक प्रैक्टिस के लिए है, उसमें से जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो निकाल के फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मेंस की तैयारी होलिस्टिक है तो वो सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से हो जाती है। तो मेंस की तैयारी करें और वहाँ से जो भी हमें मिलेगा तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कि हमें ये नहीं आ रहा हो। यानी यूपीपीसीएस 2024 का जो बच्चा तैयारी करे है वो पहले मेंस की तैयारी करे। हाँ, पहले मेंस की जो भी सिलेबस है अपने सामने रख के, जो भी उसमें पॉइंट्स हैं वो सारे देख के उस पर राइटअप तैयार करने की कोशिश करें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस पर हो। अगर वो कोचिंग कहीं कर रहे हो तो वहाँ पे जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फॉलो करें, या अगर वो नहीं कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से करके आपको एट द एंड ऑफ द डे पूरे सिलेबस पे आपको राइटअप तैयार होनी चाहिए। ये ही मेन है। बिल्कुल सर। कोई आपने मैगजीन वगैरह का हेल्प लिया हो अगर, जो बच्चों को आप रिकमेंड कर सकें? जैसे मार्केट में मंथली मैगजीन है उसको मैं कर रहा था। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों से मुझे पता चला है कि ये फिजिक्स वाले का मंथन मैगजीन उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है। तो उसमें भी कंटेंट ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से करें तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो हो जाते हैं। हाँ। और अगर आप उसको नोट डाउन कर लें तो कम टाइम में आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और उसमें यूपी स्पेशल में भी सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, साथ ही साथ एसए का भी उसमें बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिया हुआ है। बिल्कुल सर। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप किस मीडियम से, हिंदी मीडियम से लिखा है आपने या इंग्लिश? नहीं, मैंने इंग्लिश मीडियम से लिखा है। इंग्लिश मीडियम से लिखा है। तो हिंदी मीडियम के लिए कोई ऐसा आपको स्टेप बिहेवियर लगता है क्या कि मार्केट में नोट्स कम है या टीचर मतलब अपडेटेड नहीं है? ये कुछ साल अगर पहले की बात करें तो उस परिप्रेक्ष्य में सही होता, लेकिन आज के टाइम में मतलब जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, जैसे फिजिक्स वाले ने एजुकेशन को एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन्होंने सब प्रोवाइड कर रखा है। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है, मतलब मटेरियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों
या इंग्लिश मीडियम वाले हों। बिल्कुल सर। और रिवीजन के लिए कहाँ से आपने, जैसे लास्ट मोमेंट में अगर मुझे रिवाइज करना है, अभी जैसे 14th में कोई एग्जामिनेशन है, तो लास्ट मोमेंट में 1 महीने के अंदर रिवीजन कैसे किया जा सकता है? रिवीजन के लिए सबसे पहले जो आपके नोट्स बने हों, उसी नोट्स का आपको शॉर्ट्स बना के, जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने कोई पढ़ा 150 वर्ड्स में, तो उसमें सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उसमें 3 या 4 पॉइंट आपको जो लगते हों, तो एक जगह पे आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो हैंडी होता है। जैसे कल आपको मेंस लिखना हो, तो सिलेबस तो काफ़ी ब्रॉड है, आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर शॉर्ट्स नोट्स बना रखा हो, जो भी आपने पढ़ा हो उसको बुलेट पॉइंट्स में से 2-2 पॉइंट निकाल करके 5 या 10 पेज में बना रखे हो, तो वो हैंडी होता है, और उसमें एक पूरा सिलेबस और उसमें जो सिलेबस के मेन पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। जब आपका रिजल्ट आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उम्मीद में थे कि रिजल्ट आने वाला है और अच्छा है। तो मैं बताया तो थोड़ा इमोशनल हो गए लोग, जैसे मेरी अम्मी थी, वो रोने लगी, खुशी के जो आंसू होते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ठीक है, अब स्ट्रगल वाला जो फेज़ था वो ख़त्म हो गया, तो अब तो खुशी का पल है, तो आप सेलिब्रेट कीजिए। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ फैमिली में? सबसे पहले मैंने अपने मदर को ही बताया, तो फिर उसके बाद मेरे अपने भैया को बताया, तो सब लोग खुश थे। अगर ये कहें कि कोई एक तो सही नहीं है। अगर हम मंथ भी देखें तो बहुत अच्छे महीने में आपका रिजल्ट आया भी। हाँ, ये जैसे बोलते हैं कि ईदी, तो ये मेरे लिए एक तरह से देखा जाए तो ईदी मिला है मुझे। बिल्कुल। और फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा पूरे स्ट्रगल में? शुरुआत से ही फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझ में एक जो पोटेंशियल था, उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, उस बैकग्राउंड से सिविल सर्विस की तैयारी करना और टाइम इतना इन्वेस्ट करना एफोर्डेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस रखा कि हाँ, हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ी मतलब अच्छी बात मुझे लगती है। और उन्होंने मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट किया। जो मेरे बड़े भैया हैं, वो जब कभी रिजल्ट नहीं आता था, प्रीलिम्स में थोड़े मार्क्स रह जाते थे, तो कभी ऐसा लगता था, डीमोटिवेट हो जाते थे कि यार अब तो शायद छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपके जो कॉलेज के दोस्त या स्कूल के जो दोस्त हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको दिखता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही प्लेस पे ना एकदम स्टेशनरी हैं। तो फिर आप जब थोड़ा सा जब डीमोटिवेट होते हैं, तो लगता है यार कि अब कोई प्लान भी करें, तो उस समय आपको मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो मेरे लिए मेरे भैया थे, कहते थे नहीं हो जाएगा, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखो, हो जाएगा। तो फाइनली इस बार सिलेक्शन हुआ, तो वो बहुत खुश। आपके पॉजिटिविटी से ना आपका संघर्ष झलकता है, जो आपने स्टार्टिंग से जो फेज़ आप बता रहे थे। इवन पहले भी सर से अभी बात हुई, तो सर बता रहे थे कि कैसे इन्होंने एक छोटे से जगह से आके फिर एक कॉलेज में आने के बाद फिर इतना बड़ा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मतलब सबसे पहले समाज के लिए करते हैं, तो क्या करना चाहते हैं आप एज एन ऑफिसर? जैसे कि मेरा चयन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पे हुआ है, तो उसमें क्या है कि उसके अंडर में जितने भी विलेजेस होंगे, उसमें सरकार की जितनी भी कल्याण की योजनाएं होती हैं, तो उसको सुचारू रूप से मतलब क्रियान्वयन इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और जो समाज के जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं उनके लिए काम कर पाएँ। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, योजनाओं को सही सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और समाज के जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके साथ मैं न्याय कर पाऊँ। समाज का डिप्राइव्ड सेक्शन यानी कि फिनेंशियली बैकवर्ड क्लास जो है, मतलब जहाँ पे संघर्ष है, क्या सोच सकता है इस एग्जामिनेशन के बारे में? इतना लंबा एग्जामिनेशन जहाँ पे एक प्रेशर है कि जल्दी नौकरी लेना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, लेकिन इस एग्जामिनेशन में आपको भी पता है कि टाइम लगता है, तो क्या सोच सकता है कोई बच्चा इसके बारे में? अगर ऐसा बोला जाए कि अगर आपके अंदर जील है या अगर आपके अंदर स्पार्क है करने का, तो चुनौती चाहे कितनी भी आएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। बहुत सारे ऐसे फेजेस थे जब लगता था कि अब नहीं हो सकता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती थी और टाइम लगता था, तो घर वाले कहते थे कि कोई छोटा जॉब ही कर लो, इतने अच्छे स्कूल से पढ़े हो, कॉलेज से पढ़े हो, जॉब तो मिल जाएगी। तो लेकिन मैं लगा रहा, तो रास्ता मतलब बनता गया। अगर आप डेडिकेटेड हैं, तो रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे और रास्ता एक बनता जाता है। जैसे मैं नवोदय का एंट्रेंस क्लियर किया, तो मुझे 7 साल भारत सरकार के द्वारा फ्री में मुफ्त शिक्षा मिला। तो मेरे लिए वो शुरुआत में जो फाउंडेशन जो होता है वो मुझे मिला, तो वहाँ से मैं एक प्लेटफॉर्म पे गया, तो मैं एक बड़ा सपना देख सकता था। तो ये है कि अगर आपके अंदर झील आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, कर सकते हैं, और अगर आपको गाइडेंस मिल जाए तो आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे।
आजकल यूथ बहुत भटक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या तो हम नेटफ्लिक्स, ओटीटी, फिर रिलेशनशिप इश्यूज और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को मेन स्ट्रीम रख सकें? अ, सबसे पहले कि जो आपको आपने जो ड्रीम चुना है कि हमें करना है और आपको उसके पीछे जो मोटिवेशंस हैं वो अगर आपको सही सही में मतलब आप कर पा रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें जो है ना सेकेंडरी लगती हैं। क्योंकि आपको जो एक शेड्यूल है आपको करना है 8 या 10 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ने के बाद आपका जो फेवरेट टाइम पास है, जो आपकी हॉबी है, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये टाइम का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, तो उसमें हॉबी एक पार्ट होता है। आप जिस जैसे हॉबी होती है तो आप रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरह की आपकी थिंकिंग है। तो रादर देन कि आप हैफाजार्ड वे में कुछ भी टाइम वेस्ट करें, आप अपने हॉबी पे काम कीजिए। आपका जो भी हॉबी है उसमें एक्सेल कीजिए, वो आपको काम आने वाला है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या चाहे यूपीएससी हो। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरे इंटरव्यू में 4 मेंबर लोग थे और उन्होंने शुरुआत यहाँ से किया कि आपको पावर चाहिए या अथॉरिटी चाहिए। तो मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया, सोशोलॉजी मेरा बैकग्राउंड था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है। फिर मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मैं 3 सब्जेक्ट बताया। तो 4 मेंबर में से 3 जो मेंबर थे उन्होंने एक एक सब्जेक्ट को ऐसे चूज़ करके पूछने लगे और काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि जो डेली लाइफ में चल रहा होता है। जैसे मैंने बोला एनिमल बिहेवियर, तो उन्होंने वो एग्जांपल पूछ लिया कि मैं जब पूजा करता हूँ तो मेरा जो डॉग है वो बैठा रहता है एकदम साइलेंट होके देखता रहता है, और जैसे मैं फ्री होता हूँ तो मेरे पास आता है खाने के लिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे और काफ़ी ठीक था इंटरव्यू। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसका आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉलेज किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। हालांकि ओवरऑल इंटरव्यू ठीक था। अच्छा रहा। तो इंटरव्यू में नर्वसनेस होता है या कभी कभी क्वेश्चन मिस हो जाता है, नहीं आता है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, तो इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं कि एज एन ऑफिसर आप कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी प्रेशर्स होंगी। रियल टाइम में आपको सारी जो भी स्कीम्स हैं इम्प्लीमेंट करना है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, सारी प्रॉब्लम जो है आपको देखनी होती है। तो वो देखना ये चाहते हैं कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हैं और कितना पॉजिटिव अप्रोच है आपका और कितना कॉन्फिडेंट है। तो क्वेश्चन नहीं आता है ये मैटर नहीं करता। 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो ठीक है, सॉरी सर बोल के ऑनेस्टली कि सर नहीं आता है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप अच्छे से उसका जवाब दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने एंट्रेंस क्लियर करके, पीटी क्लियर करके, मेंस क्लियर करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो नॉलेज तो आपको है, आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे जो है वो टेस्ट हो रही है, तो ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आप अपने लाइफ में बोर हुए हैं कभी? जैसे कि एक लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग कॉलेज के बाद, फिर तैयारी के टाइम, कभी ऐसा लगा है कि ये क्या यार, लाइफ में हर टाइम पढ़ते ही थोड़े रहेंगे, कुछ और भी तो करना है? जब रिजल्ट नहीं होता था तब लगता था कि पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है, मतलब लैग कर रहा है। क्योंकि 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया थोड़े थोड़े मार्क्स से। तो हालांकि पढ़ाई तो मतलब जो क्लियर कर रहा हो, नहीं क्लियर कर रहा हो, लगभग कर लोग करते हैं। थोड़ी जो स्ट्रेटजी की कमी होती है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं या कुछ निगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो वहाँ पे जब रिजल्ट नहीं होता था तो लगता था यार कि कर तो रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अब कैसे किया जाए, क्या मतलब क्या कमी है। फिर सीनियर से या फिर जो फ्रेंड हैं जिनका अच्छा हो रहा है तो उनसे करते थे। तो फिर वो जो गिव अप करने का या फिर बोर होने का जो होता था, तो थोड़ा सा वो बात करके सही हो जाता था। और उसके साथ साथ अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। मतलब अगर लग रहा हो कि बोर हो रहे हो, तो जैसे आपने 6 दिन पढ़ाई किया तो 1 दिन ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा नहीं। आपकी हॉबी क्या थी? तो बीच में क्या करते थे आप? मैं म्यूजिक वगैरह सुन लेता था और अपने दोस्तों से, मेरा क्योंकि थोड़ा फ्रेंड सर्किल बड़ा था, नवोदय से पढ़ा था, तो वो जो दोस्त थे उनसे, फिर कॉलेज के, तो इंटरेक्ट कर लेता था। फिर फैमिली को भी मैं टाइम देता था, मैं रोज़ बात करके कि क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे परिवार में मैं सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षित हूँ, तो इसलिए मैं सब सारी चीज़ें जो चल रही होती थी उसको डे टू डे भी करता था। तो मेरा टाइम ऐसे ही यूटिलाइज होता था। उत्तर प्रदेश में 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप चेंज करना चाहते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने पूछा, तो एक तो है कि जो रीजनल डिस्पेरिटी है, आप जैसे बुंदेलखंड देख लीजिए, पूर्वांचल देख लीजिए, तो इस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो एक जो रीजनल डिस्पेरिटी है। दूसरा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करना, उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हों, जो उनके लिए सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं
या फिर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं तो उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि आप स्कीम जो है वो सबसे जो नीचे के लोग हैं परकोलेट होकर नीचे पहुंच पाए, उनको लाभ हो कि लगे कि हाँ जो सरकार का जो इनिशिएटिव है हमें फ़ायदा हो रहा है। ये अगर हम कर पाएँ तो हमें मुझे लगता है कि एक जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सही होगा। और जो यूथ अब ऑफिसर बन चुके हैं उनका क्या माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि हम इस ड्रीम को, जो आपने बताया 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें चेंजेस आ सके? उनका सिविल सर्वेंट हैं तो जो आपको लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना, जो उनसे जो आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना, मतलब कि एक एक्सेसिबिलिटी हो, उनके पास जो भी प्रॉब्लम हो वो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो इंटरफेस है उनके बीच, जो सिटीजन है और आप जो मतलब जिसके पास अथॉरिटी है, उनके बीच जो इंटरफेस हो सके, उसके लिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें ई गवर्नेंस को फोकस किया जा रहा है, तो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा पाए और रियल टाइम में वो सारी समस्याएं जो हैं उसको टैकल कर पाएँ। उत्तर प्रदेश काफ़ी डेवलप कर रहा है। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम बात करेंगे। तो सर, इसमें करप्शन में या फिर रोड एक्सीडेंट में, रेप केसेस में, इनकी इंडेक्स में भी उत्तर प्रदेश का नाम बहुत आगे है। तो इसको कैसे हम और सुधार सकते हैं? देखिए, अगर हम पर कैपिटा की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो रैंकिंग में यूपी फर्स्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा लगता है, चूँकि बड़ा प्रदेश है तो समस्याएं भी हैं, तो उनका हमें क्योंकि ये सारी जो समस्याएं हैं इनके लिए सरकार काम भी कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स में ई गवर्नेंस को फोकस करके, या फिर आपने जैसे बोला लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो ये है उनका सुचारू रूप से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाए, और हम एक जो फेथ है जो लोगों के बीच में कि हाँ मतलब सरकार है वो हमारे लिए काम कर रही है, ये अगर हम कर पाएँ तो बेहतर होगा। कुछ वर्ड्स हैं जो उत्तर प्रदेश को अभी डिफाइन नहीं कर पा रहे, जैसे सेक्युलरिज्म, मतलब आता है न्यूज़ में, ये सारे इश्यूज आते हैं। फिर रूढ़िवादी सोच, ट्रेडिशनल थॉट है लोगों की, डेवलपमेंट में जो रुकावट आ रही है, तो इन चीज़ों में हम कैसे उत्तर प्रदेश को और बेहतर बना सकते हैं? डेवलपमेंट की जब बात करें तो बहुत सारी क्या कहते एक्सप्रेस वे वगैरह चल रही है, तो एक ग्रोथ इंजन जैसे उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है, तो सरकार उस पर फोकस कर रही है। और जैसा कि आपने बोला कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। यूपी एक ऐसा मात्र स्टेट है जहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो इस पर काम हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो बिजनेसमैन आ रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो एक इकोसिस्टम उसमें बनेगा जिसमें कि रोज़गार मिलेगा और इंडस्ट्री सेटअप होगा। तो अभी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है और एक कंडीसिव इन्वायरमेंट है जिससे कि आगे चल के उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हैं, हो रहे हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम वाकई अचीव करेंगे। अगर मेंस में हमें कोई ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बोला कि उत्तर प्रदेश में सेक्युलरिज्म को लेके इशू चल रहा है, या फिर अभी राम मंदिर का ये इशू है, अगर मेंस में कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करके एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिख सकते हैं? जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है तो उसमें जो प्रोविजंस हैं हमको वहाँ से शुरू करना चाहिए। फिर लॉ जो भी मतलब पार्लियामेंट का लॉ है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। हम मतलब पूरा जो देश चल रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, और जो पार्लियामेंट का लॉ है, तो हमें हमारा जो आंसर हो, रादर देन कि हम जज्बाती होकर कुछ भी लिखें, हमारा जो फैक्ट एंड फिगर पे बेसिस हो, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है तो वो हम अपने आंसर में डालें तो वो ऑथेंटिक होगा। क्योंकि एक देश के लिए सबसे बड़ा संविधान और हमारा जुडिशरी का जो एपेक्स सुप्रीम कोर्ट है, तो वो जो भी जजमेंट देता है वो हमारे लिए लैंडमार्क होता है, तो उसको हमें अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जैसे बात चल रही थी कि उत्तर प्रदेश का और फर्दर डिवीजन होना चाहिए, पूर्वांचल को अलग कर देना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है? अगर हम ये कहें कि डिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट, तो इस हिसाब से देखा जाए तो डिवीजन कुछ लोग कहेंगे होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डिवीजन हो तो डेवलपमेंट भी हो। क्योंकि डेवलपमेंट होने के लिए हमें एरिया बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। जैसे कि बुंदेलखंड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पूर्वांचल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो हमें ये एरिया बेस्ड जो अप्रोच है उसको फोकस करके करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को के सोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम डिविज़न करके स्टेट बना भी लें
और वो फिर मतलब उस पर हम फोकस ना कर पाएँ तो समस्या तो वहीं रहेगी। तो हमें डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है रादर देन डिवीज़न। सर रैंक तो आपका बेहतरीन है और मुझे लगता है जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिल गया होगा। सेकंड प्रेफरेंस पे। सेकंड प्रेफरेंस, तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? रैंक में और इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई और एग्जामिनेशन की आप तैयारी करना चाहते हैं? यस मैम, तैयारी में यूपीएससी की अभी मेरी जर्नी जारी है और अब मुझे उत्तर प्रदेश पीसीएस में अगला अटेम्प्ट भी देना है, क्योंकि अभी एसडीएम के लिए ट्राई करना है। वेरी गुड। तो सर सक्सेस मंत्रा बताएं आप अपना, क्या रहा आपका सक्सेस मंत्रा थ्रू आउट योर संघर्ष? सबसे पहले कि आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है और कितने टाइम हमें देना है। जीएस जैसे जीएस 4 जीएस है तो उसको चारों जीएस के अलग अलग डिमांड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो अगर आपको वहाँ से नोट्स मिल रहा हो तो उसको रिवाइज कीजिए, या नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको कोई गाइडेंस मिले, कहीं से भी मिल सके जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। वो आपके कलीग हों या आपके सीनियर हों या आप कोई सेलेक्टेड हो, जिसके थ्रू आपको पता चले कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर आप सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं आप सामने रख के, जहाँ भी पढ़ रहे हो जो टेबल है वहाँ पे सामने रखिए और देखिए कि हाँ हम डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत सारे चीज़ इंसान जज्बाती होकर पढ़ने लगता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं। हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि मेंस में किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हमें तैयार करके रखना चाहिए। और फिर उस पर राइटअप तैयार हो, हमारे कंटेंट हो, इंट्रो हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और फिर न्यूज़पेपर वगैरह जो हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स आते हैं या फिर कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो उसको हम पिक करके एक जगह लिखते रहें ताकि हम उसे मेंस में यूज कर सकें। तो सर जो लंबे रिवीजन के लिए, जैसे मान लीजिए हम एक सेशन बनाते हैं 8 घंटे का, 9 घंटे का, 1 शॉट रिवीजन, ताकि एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, इससे बच्चों को कितना फ़ायदा मिलता है? जैसे कि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारा ऐसा लीन टाइम होता है, जैसे कि आप जैसे लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, या पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ये आप वीडियो देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। तो आप ऐसे टाइम में जिस टाइम को आप वेस्ट करना चाह रहे थे उस टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब 2 टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आप थोड़े थोड़े करके अगर 1 गो में नहीं देख सकते हैं तो देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पीएससी वाला में बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए 2 अलग चैनल आ गए हैं, जहां पे हम 1 शॉट रिवीजन आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी हर एक किताब का 6 का 7 का 1 शॉट ओवरऑल रिवीजन आपको चैनल पे मिल जाएगा, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। और सर तो घर से शादी का प्रेशर आ रहा होगा अब तो? जी, रिजल्ट आने के बाद काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन मैंने अभी बोला ही नहीं अभी, क्योंकि मेरी अभी जर्नी जारी है। यूपीएससी भी देना है, यूपीपीसीएस भी देना है, तो अभी तो मतलब दूर दूर तक मैंने सोचा। क्या आप किस में बिलीव करते हैं, लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में? देखिए, कहते हैं कि रिश्ते तो ऊपर वाला ही बनाता है, तो उसे पता है कि कैसे होना है। दोनों को मतलब नकार नहीं सकते, दोनों अपने जगह पे ठीक है। अब जो किस्मत में होगा तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। कोई इस जर्नी में कोई सखी सहेली जिन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया हो? हाँ, हमारे जो पीयर ग्रुप था उसमें मेल भी थे, फीमेल लोग भी थे, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, क्योंकि हम लोग साथ में आंसर राइटिंग भी करते थे, तो एक दूसरे का आंसर देखना, तो उससे पता चलता था कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं कमी है। तो काफ़ी इंक्लूसिव ग्रुप था, तो काफ़ी प्रीलिम्स के भी टाइम भी हम लोगों ने साथ पढ़ा है, तो काफ़ी योगदान रहा है मेरे दोस्तों का। और प्रीलिम्स में मिनिमम मार्क्स सर कितना आना चाहिए ताकि हम एक सेफ स्कोर जिसको कहते हैं? जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो नेट अगर 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, अगर आपके नेट 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, क्योंकि हर बार 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं, डिलीट होते हैं, तो फिर अब उससे अगर कम है तो वो 50-50 का होता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कि 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो वो 1-2 क्वेश्चन की वजह से। तो अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चंस नेट बन रहे हो तो आप सेफ जोन में हैं, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए प्रीलिम्स देने के बाद। और मेंस में कितना होना चाहिए सेफ स्कोर, ताकि इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो भी काम चल जाए? जैसे कि मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो सारे क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि अटेम्प्ट हों, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ देने से तो आप रेस से बाहर हो गए। और आप जब टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं तो आपके जो आंसर्स होते हैं उसमें आपका वैल्यूडेशन हो रहा होता है, एक आपका इवेल्युएशन हो रहा होता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो 50% मार्क्स आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, गुड आंसर है कि वेरी गुड है या एवरेज है। तो उस पर आप फोकस कीजिए, आपको जो फीडबैक मिल रहा हो आपके आंसर राइटिंग का जो इवेल्युएशन हो रहा है उसके थ्रू, तो उस पर फोकस करके और आप फिर कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट दें, डेफिनेटली सक्सेस मिले।
अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में मैंने पूरा मेंस का आंसर लिखा और मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इंटरव्यू में हिंदी में दूँ, तो ये पॉसिबल है? हाँ, यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में ज़्यादातर वो हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जब वो इंग्लिश में पूछ लेते हैं। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो ये आपके पास एक एडवांटेज है, ये आपके लिए ड्रॉबैक नहीं है, एडवांटेज है। आप हिंदी में देंगी तो वो ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी हिंदी में कर रहे होते हैं और प्रदेश में आपको काम करना है तो हिंदी अपने प्रदेश की भाषा भी है। तो इन्विटेशन में भी आएंगे तो आपको हिंदी में ही काम करना होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर आए यहाँ पे पीएससी वाला में बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा गाइडेंस सर ने प्रोवाइड किया, पर्सनल लाइफ को कैसे टैकल करना है और उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी है, सारे अप्स एंड डाउन सर ने देखे और उसके बाद अपना रिजल्ट दिया है रैंक 17 विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन यूपी पीसीएस 2022। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू।